मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद एनएफसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी, जो कि अपकमिंग 28 अप्रैल को इसका पेपर है। इससे पहले यूपी मेट्रो का पेपर ऑलरेडी 17 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। तो आपके इन दोनों पेपर को देखते हुए और फ्यूचर में इसरो के पेपर्स भी आने वाले हैं, तो इन सभी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं सुपर 50 रैपिड रिवीजन, जो कि बेसिकली क्या होगा, हर एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रैपिड वे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा उसके डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कवर करवा दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, फिटर टर्नर मशीन ट्रेड थ्योरी के नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप वहां से जा करके चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो देख सकते हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है धूप के चश्मे, सुरक्षा चश्मे, हेलमेट या फिर मास्क। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सेफ्टी गॉगल, जिसे हिंदी में कहते हैं सुरक्षा चश्मे। तो ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा ग्राइंडिंग व्हील के साइड में खड़े होकर ग्राइंडिंग की जाती है। इन फ्रंट हमें नहीं खड़ा होना चाहिए ग्राइंडिंग करते समय। जो वहाँ पर मीन्स टूल रेस्ट लगा होता है, जिस पर हम टूल को सपोर्ट करके क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उससे हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से लेकर के 5 mm का गैप ग्राइंडिंग व्हील और उस टूल रेस्ट पे जो जॉब होता है उसके बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो स्पार्क से बचाने के लिए, चिप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुरक्षा चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे वेल्डिंग के समय पूछा जाता है कि वेल्डिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर एक स्पेशल प्रकार के मीन्स डार्क ग्लास वाली स्क्रीन आती है या फेस शील्ड आती है, उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वेल्डिंग की क्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आग फैलने के लिए आवश्यक तत्व है। क्या पूछा जा सकता है? फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आग किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, इन तीनों के मिश्रण से क्या उत्पन्न होती है? आग। क्या चाहिए? सबसे पहले फ्यूल चाहिए, उसके बाद हीट चाहिए और प्लस में ऑक्सीजन चाहिए। तो हीट और ऑक्सीजन दोनों हर एक फायर के लिए कॉमन होती हैं। वेरिएबल क्या होता है? फ्यूल के बदलने से आग की कैटेगरी बदलती रहती है। ठीक है, अब अगर वो सॉलिड है तो क्लास ए में चली जाती है, लिक्विड है तो क्लास बी में, गैस है तो क्लास सी में, मेटेलिक है, इलेक्ट्रिकल है तो क्लास डी में। इन सारी चीज़ों को डिटेल में आप जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू में पूरे को अच्छे से विधिवत से क्लियर किया है, तो उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। जो भी हाल ही में यूपीआरवीएनएल का पेपर हुआ है या फिर एनएफएल का पेपर हुआ था यहाँ पर 8 तारीख को, उन दोनों में नियर अबाउट 80% जो क्वेश्चन है हमारे उसी 20 वीडियो से पूछ लिए गए। तो अगर आप उस 20 वीडियो को देखकर जाते हैं तो 80 to 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं, एज इट इज, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षमापी औजार है? मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के ही क्लियर हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है क्या होता है? डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी जो ट्राई स्क्वायर है ये क्या करता है? चेकिंग करता है। आउटसाइड कैलिपर ये क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी माप को हमें क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रत्यक्ष माप ले सकता है? तो इस कंडीशन में भी क्या सही हो जाएगा? स्टील रूल सही हो जाएगा, क्योंकि ट्राई स्क्वायर, स्ट्रेट एज, प्लग गेज सभी क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, कुछ चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। बल्कि स्टील रूल क्या होता है? डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार, बहुत बार एग्जाम में इसकी लिस्ट काउंट पूछ ली जाती है, तो 0.5 mm होती है। किसमें? मैट्रिक में, ब्रिटिश में बात की जाए तो 1/64 इंच इसकी लिस्ट काउंट होती है। मटेरियल कौन सा होता है? तो स्टेनलेस स्टील से बेसिकली ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डार्ट पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है? तो आप सभी को पता है डार्ट पंच का सबसे पहले प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जाब पर लाइनें खींचने के बाद स्क्राइबर से उन लाइनों को पक्का करने के लिए, या कह सकते हैं विटनेस मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एंगल कितना होता है? तो डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। इसी के साथ जो दूसरा पंच आता है जिसे हम प्रिक पंच के नाम से जानते हैं, ठीक, या डार्ट पंच को ही कई बार 60 डिग्री प्रिक पंच के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब प्रिक पंच का प्रयोग क्या होगा? इसका एंगल क्या होता है? तो प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग
लाइट मार्किंग के लिए, जैसे सीट मेटल शॉप में जो हमें मार्किंग करनी, पंचिंग करनी होती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। या फिर डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए, मान लीजिए डिवाइडर से आपको कोई मार्किंग करनी है तो उसके पॉइंट को स्थान देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिक पंच का प्रयोग करते हैं 30 डिग्री वाले का। फिर वहां पर हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर डॉट पंच से पूछा जाए तो डॉट पंच का एंगल कितना होता है, डॉट पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग करने से पहले उसके सेंटर को लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैबर के पॉइंट का कोण कितना होता है। तो स्क्रैबर का प्रयोग आप सभी को पता है, जॉब पर लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका पॉइंट का एंगल कितना होता है, 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री इसके पॉइंट का एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट, हैमर का आई होल सेंटर से टेपर और अंडाकार क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन, बनाना आसान होता है, भार हल्का होता है, हैंडल पर बेज लगाने के लिए, या फिर हैमर के लिए आवश्यक प्रयास में कमी लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंडल पर बेज लगाने के लिए, जो बेज होती है जिससे कि हमारा हैंडल स्लिप ना कर सके, हैमरिंग करते समय हैंडल बाहर ना निकले, इसलिए क्या करते हैं उस पर हम उसके होल को, आई होल को सेंटर से थोड़ा सा टेपर बनाते हैं और ओवल शेप में बनाते हैं, जिससे वहां पर हम बेज को फिट कर सके। क्योंकि हैंडल का आकार क्या होता है, बेसिकली प्राय गोलाकार ही होता है। तो अगर वो ओवल होगा तो साइड से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बेज लगा सकते हैं, जिससे हैंडल हमारा स्लिप नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैमरिंग करते समय हैंडल को कहाँ पकड़ना चाहिए, फेस के नजदीक पकड़ना चाहिए, सिरे पर पकड़ना चाहिए, मध्य में पकड़ना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी हम हैमरिंग करते समय हैमर को पकड़ते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, सिरे से 20 से 30 mm छोड़कर, मीन सिरे की साइड पर हम उसको पकड़ते हैं, जिससे हमारा लीवरेज इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, तो वहाँ पर लीवरेज काफ़ी अच्छा काम करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिरे की साइड पर पकड़ना चाहिए 20 से 30 mm छोड़ करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लीजिए 500 ग्राम का हैमर है, तो उसके लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी है, तो 325 हैमर होती है, ठीक, सॉरी 325 होती है 500 ग्राम के लिए। एक यहाँ पर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था 250 ग्राम हैमर के लिए कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए 325 का जस्ट आधा कर देंगे, 162.5 उसकी हो जाएगी mm, 250 ग्राम हैमर के लिए लंबाई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस धातु से बेंच वाइज की जापलेटें बनाई जाती है। मीन्स जो बेंच वाइज की जापलेट होती है वो किस मटेरियल से बनाई जाती है। ऑप्शन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, या फिर हाई स्पीड स्टील। तो आप सभी को पता है किससे बनाई जाती है जापलेट, तो जापलेट बेसिकली टूल स्टील से बनाई जाती है। ठीक, अब जो जापलेटें होती हैं इस पर नर्लिंग की गई होती है। ठीक, कौन सी नर्लिंग होती है, डायमंड नर्लिंग बेसिकली होती है। ये स्नर्लिंग के मीन्स जो इंडेंट होते हैं, जब हम सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग कर रहे होते हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको बेंच वाइस में होल्ड करने के लिए, तो जो इंडेंट मार्क होते हैं उस पर सॉफ्ट मटेरियल पर ना जाएं, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वाइस क्लेम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बेसिकली किससे, एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्पिंडल किसका बना होता है, क्या नाम, बेंच वाइस का, तो किसका बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब बेंच वाइस को हम क्या कहते हैं, इसे हम इस इंजीनियर वाइस के नाम से जानते हैं। इसके जो जा होते हैं, फिक्स जा होता है, मूवेबल जा होता है, जो मूवेबल जा होता है फिक्स जाके पैरेलल मूव करता है, इसलिए इसे पैरेलल जा बेंच वाइस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंजीनियर वाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बेंच वाइस के जास खुलते हैं, तो अभी हमने बताया जो बेंच वाइस के जास क्या होते हैं, पैरेलल खुलते हैं। पैरेलल की हिंदी क्या होती है, समानांतर खुलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि जो बेंच वाइस के जास होते हैं पैरेलल खुलते हैं, इसीलिए इसे पैरेलल या बेंच वाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोई स्टील की पाइप है, तो स्टील सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि हार्ड मटेरियल है। ठीक, मटेरियल कैसा है, हार्ड है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया है पतली पाइप को काटना, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, बीस हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हार्ड मेटल हो या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो। क्रॉस सेक्शन एरिया कम है मतलब क्या है, वहाँ पर जो कांटेक्ट ऑफ मीन्स कांटेक्ट सरफेस होगा बहुत ही कम होगा, तो वहाँ पर जो हम हेक्सा ब्लेड की पिच प्रयोग करेंगे काफ़ी फाइन पिच ब्लेड होनी चाहिए, तभी वो हमारी कांटेक्ट अच्छे से बना सकती, क्योंकि हेक्साइंग करते समय
3 से 4 दांतें हमेशा उसके संपर्क में होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर कटाई कर सकती है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो 0.8 mm वाले हेक्सा ब्लेड का बेसिकली यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जिस ब्लेड की पिच 0.8 mm होगी तो उसके दांते क्या होंगे, पिच कम होने का मतलब उसके दांते काफी पास पास होंगे। तो इसका प्रयोग हम पतले सेक्शन वाले जॉब पर या फिर हार्ड मटेरियल के लिए कर सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है यहाँ पर 1.8 इस 0.8 mm वाले पिच को क्या कहते हैं, तो इसे हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा जाता है कि अगर कोई हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर कोर्स पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है जिसकी पिच 1.8 mm होती है। वहाँ पर क्या होता है, हमारा थोड़े जो दांते होते हैं दूर दूर होते हैं, इसकी पिच दूर ज़्यादा होती है। पिच का मतलब क्या हुआ, दो दांतों के जो बीच की सेंटर की दूरी होती है वही क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पिच जितना कम होगा उसके दांते पास पास होंगे, पिच जितना ज़्यादा होगा दांते क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो अगर हमें क्या करना है, हार्ड मेटल की कटिंग करनी या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.8 mm फाइन पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है या सॉफ्ट मेटल है तो 1.8 mm वाले पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन की हेक्साइंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। अब कास्ट आयरन की चाहे हेक्साइंग करनी हो, चिपिंग करनी हो, मशीनिंग करनी हो, कोई भी ऑपरेशन कास्ट आयरन पर करना हो तो उस समय हम किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते। किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए नहीं किया जाता। अगर आपको प्रयोग करना ही है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर सूखी हवा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इस सूखी हवा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंप्रेस्ड एयर लिखा जाता है। ठीक, तो कंप्रेस्ड एयर या फिर सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में दिया गया है कोई कूलेंट नहीं, नो कूलेंट, तो सबसे पहले आपको नो कूलेंट की तरफ जाना है। अगर नो कूलेंट ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो वहां पर आपको किसकी तरफ जाना है, कंप्रेस्ड एयर की तरफ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि मिट्टी का तेल किसकी मशीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बेसिकली कॉपर और एल्युमिनियम की जब हमें मशीनिंग करनी होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। सोल्यूबल आयल बेसिकली जनरल मटेरियल के लाइक माइल्ड स्टील वगैरह की मशीनिंग के लिए उसकी हेक्साइंग वगैरह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, सोल्यूबल आयल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के किस गुण के कारण वह बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि धातु का वो कौन सा गुण होता है जिसके कारण हम उस पर बाहरी फोर्स लगाते हैं, मीन्स बाहरी बल लगाते हैं फिर भी वो उसके अंतर्गत टूटती नहीं है। तो ये धातु का कौन सा गुण होता है, तो ये होती है उसकी स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा बाहरी फोर्स को सह सकता है, मीन्स उतनी ज़्यादा वो लोड को क्या करता है, अपने अंदर रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतने ज़्यादा वो बाहरी फोर्स को सहन कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैलेबिलिटी पूछी जाती है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेटल को शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। डक्टिलिटी के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम वायर्स के रूप में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की ब्रिटलनेस को कम करने और टफनेस बढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी मेटल को हार्ड किया, अब जो मेटल जितना ज़्यादा हार्ड होता है उसी के साथ साथ क्या होता है, ब्रिटल भी हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस की जाती है जिससे उसकी हम हार्डनेस को क्या कर सके, वहाँ पर रेगुलेट कर सके। तो प्रोसेस कौन सी होती है, बेसिकली टेम्परिंग प्रोसेस होती है। टेम्परिंग करते समय हम क्या करते हैं, किसी भी हार्ड किए गए कंपोनेंट को हम एक निश्चित टेम्परेचर तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको हम फिर से कूल डाउन करते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, टेम्परिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो टेम्परिंग में क्या होती है, सबसे पहले तो उसकी हार्डनेस जो होती है वो रेगुलेट होती है, साथ ही साथ उसकी ब्रिटलनेस भी कम हो जाती है। ब्रिटलनेस उसकी जब कम होगी तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, उसकी टफनेस यहाँ पर बढ़ जाएगी। टफनेस में जो उसके शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में चारों ऑप्शन की बात की ली जाए तो हार्डनिंग से क्या होता है, मेटल को हार्ड बनाया जाता है जिससे वो दूसरे मेटल के कटिंग का विरोध करता है या फिर दूसरे मेटल को कट कर सकता है। एनीलिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली मटेरियल को सॉफ्ट किया जाता है जिससे उसकी मशीनिंग की जा सके। नॉर्मलाइजिंग में जो भी उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो जाती है मशीनिंग वगैरह के फलस्वरूप, उसको क्या किया जाता है, वहां पर उसको सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग बेसिकली जब हम मटेरियल पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए उस पर हैमरिंग वगैरह की, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस
की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल होती है वो एज ए बोल्ट कार्य करती है। ठीक है, वहाँ पर जो थिम्बल होता है वो किसका कार्य करता है, जो नट का कार्य करता है। कई बार पूछा जाता है एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.01 mm के बराबर होती है। और स्लीव या बैरल की मीन्स लीस्ट काउंट उसकी एक ग्रेजुएशन की वैल्यू पूछी जाए कि स्लीव या फिर बैरल के एक ग्रेजुएशन की वैल्यू कितनी होती है, तो फिर 0.5 mm के बराबर होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछा गया कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि होल बेसिस सिस्टम को प्रदर्शित करता है। तो होल बेसिस सिस्टम कौन सा प्रदर्शित करता है, वो कैपिटल एच के द्वारा होल बेसिस सिस्टम को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा सिस्टम जिसमें हम होल के साइज को कांस्टेंट रखते हैं और फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में बात की जाए तो इसको हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। इसमें शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है और फिट प्राप्त करने के लिए होल के साइज को वेरी किया जाता है। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि होल की लोअर डेविएशन कितनी होती है, तो होल की लोअर डेविएशन वैल्यू 0 होती है और शाफ्ट की अपर डेविएशन की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसी पार्ट के साइज को लिमिट में फिनिश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसा पार्ट जिसे हमने क्या किया, लिमिट में फिनिश किया। मान लीजिए हमें दिया गया था 25 ± 0.2 mm। अब जो हमने पार्ट बनाया वो हमारा कितना बना, 25.01 mm। तो ये क्या है, हमारे इसके लिमिट के अंतर्गत है। तो ये हमारा साइज जो हमारा बन के आया साइज, इसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो जो हमारा साइज लिमिट के अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वीकृत साइज के नाम से जाना जाता है। ठीक, बेसिक साइज क्या होता है, बेसिक साइज जो साइज होता है जिस पर जिसको मीन्स स्टैंडर्ड मान करके, बेस मान करके सभी लिमिट और फिट निर्धारित की जाती है, उसे ही बेसिक साइज के नाम से जाना जाता है। जब हम कंपोनेंट को मापते हैं तो उस समय जो साइज आती है उसे क्या कहा जाता है, उसे नॉमिनल साइज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरती हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है, तो वो कौन सा होता है। तो चाहे ड्रिल हो या रीमर हो, उसमें जो फ्लूइड्स बने होते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा क्या होती है, जो कटिंग फ्लूइड होती है कटिंग पॉइंट तक पहुंचती है और चिप्स क्या होती है, रिमूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 20 नंबर, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है। तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है, 121 डिग्री बेसिकली ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है, तो ये बेसिकली 12 वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो 23 डिग्री मेन स्केल होती है, इसको वर्नियर के कितने पार्ट में बांटा जाता है, तो इसे वर्नियर के 12 भागों में बांटा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में जरूर रखना है। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को हमने मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट है जो टर्नर फिटर मशीनिस्ट ट्रेड सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से आप सारे चैप्टर को एक बार पहले बेसिक जो उसका समझाया गया है, क्वेश्चन जो समझाए गए हैं टॉपिक वाइज, उसको कवर करके फिर सुपर 50 रिवीजन को देखिएगा तो बहुत ही आपको हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गेजों की निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। जो भी गेज होते हैं जिसका प्रयोग चेकिंग के लिए किया जाता है वर्कशॉप में, किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो बेसिकली एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, जिससे कि गेज को हम फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं। तो बार बार प्रयोग करने से उसे घिसावट से बचाने के लिए, लंबी जीवन अवधि के लिए उसको क्या किया जाता है, एलॉय स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बल्बों में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। तो जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना होता है, काफी हाई टेम्परेचर तक स्टेब्लिश होना होता है, काफी उच्च ताप को सहन करना होता है। तो इसलिए उसे क्या बनाया या ऐसे मटेरियल से बनाया जाएगा जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3300 डिग्री के करीब होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, टंगस्टन से यहाँ पर जो भी फिलामेंट वगैरह होते हैं बल्ब के, वो बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कास्ट आयरन होता है। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल, सुदृढ़ या डक्टाइल या फिर मैलेबल। तो क्या होता है, मैलेबल होता है, इसीलिए इसको हम मैलेबल कास्ट आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है।
कई बार पूछा जाता है यहाँ पर हार्डनिंग करते समय, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, कई सारे प्रोसेस के समय यहाँ पर पूछा। जब भी आपसे पूछा जाए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या पूछा जाए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो हमेशा क्या हो जाएगा 723 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब भी हम गर्म करते समय देते हैं लोअर टेम्परेचर तो कितना होता है 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अपर कभी आपसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज के अनुसार वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ही एग्जाम में पूछा जाता है। या गर्म करते समय 723 होता है, और जब हम इसको ठंडा कर रहे होते हैं तो 30 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो लगभग 693 डिग्री सेल्सियस ठंडा करते समय लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की जो हार्डनेस होती है लगभग कितनी होती है, तो लगभग 62 63 HRC के आसपास जो हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर होते हैं उसकी हार्डनेस रखी जाती है। जो भी कटिंग टूल्स हैं इनकी हार्डनेस लगभग 60 HRC के आसपास ही होती है। अगर आपको याद नहीं है तो वैसे भी आप गेस करके जो भी 60 के आसपास दिया गया है उसको आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 62 है जो कि 60 के आसपास है, तो इसको हम मान लेते हैं। निम्नलिखित में से बियरिंग बुशों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है बियरिंग बुश किससे बनाए जाते हैं, तो प्रायः है गन मेटल के द्वारा ही मैक्सिमम जो बियरिंग बुश वगैरह होते हैं ये बनाए जाते हैं। किससे, गन मेटल से। गन मेटल का आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए, कॉपर टिन जिंक 8810 ये गन मेटल का कंपोजिशन होता है, जो कि हर एक एग्जाम में इसके आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी होती है। नेक्स्ट, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को क्या कहा जाता है, इस ऐसी कार्बन स्टील जिसमें क्या है कार्बन की मात्रा कम है। लो कार्बन स्टील है तो लो कार्बन स्टील 0.3 से 0.6 के बीच में ले सकते हैं। ठीक, लो कार्बन स्टील को, अब लो कार्बन स्टील का यहाँ पर जो क्या है लो कार्बन स्टील इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, मीन्स 0.15 से लेकर के 0.3 के बीच में होती है। तो वहाँ पर इसको बेसिकली जब हमें क्या होता है सरफेस पे कार्बन परसेंटेज की मात्रा बढ़ानी होती है तो कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो बेसिकली प्रोसेस होती है कार्बोराइजिंग। ठीक, इसके द्वारा हम क्या करते हैं सरफेस पर कार्बन परसेंटेज की मात्रा बढ़ाते हैं, और जो कोर होता है हमारा सेम वैसे के वैसे स्ट्रक्चर में बना रहता है, जिससे यहाँ पर उसके यूज को बढ़ाया जा सकता है, उसके गुण को परिवर्तित किया जा सकता है। 0.15% से कम है तो उसे डेड स्टील के नाम से, डेड माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। 0.15 से 3 है, 0.3 तक है तो उसे लो कार्बन स्टील, 0.3 से 0.6 या 0.75 के बीच में तो उसे मीडियम कार्बन स्टील, 0.75 से अगर ज़्यादा है एबव है 1.5 तक उसे हाई कार्बन स्टील के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग बुशिंग को प्राय निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। जो ड्रिल जिग होते हैं उसमें जिग को फ्रिक्वेंटली खराब होने से कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खराब ना हो, काफ़ी लंबे समय तक उसे प्रयोग किया जा सके, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बुश लगा देते हैं कि बुश ही हमारा क्या होगा खराब होगा, और बुश को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, और जो जिग है हमारा ड्रिल जिग उसको हम प्रयोग करते रहेंगे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो उसके लिए जो वहाँ पर बुशिंग लगाई जाती है और बुश किसकी बनी होती है बेसिकली टूल स्टील की बुश का प्रयोग वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर में लोकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी हमें बोर से लोकेशन लेनी होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है बोर से लोकेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है, मीन्स अगर हमें कम पावर को ट्रांसमिट करना है तो उस कंडीशन में कौन सा क्लच प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा क्लच होता है, डॉग क्लच होता है। जब हमें कम पावर को ट्रांसमिट करना होता है, लो पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, डॉग क्लच का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुली के रिम के फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। बेसिकली इसके फेस को कन्वेक्स क्यों किया जाता है, चूंकि जो हमारी बेल्ट होती है सेंटर में रह सके, चलते समय वो फिसले ना, इसलिए इसके फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्राउनिंग ऑफ पुली के नाम से जानते हैं। क्राउनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राउनिंग ऑफ पुली। क्राउनिंग का मतलब थोड़ा सा इसके फेस को क्या करते हैं उत्तल अवतमी थोड़ा सा कन्वेक्स बनाते हैं, जिससे बेल्ट सेंटर में रह सके, स्लिप ना करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, माइका हो गया। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। कई बार पूछा जाता है ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो ग्रीस सेमी सॉलिड होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड कहते हैं, अर्ध ठोस कहते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं अर्ध ठोस लुब्रिकेंट के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीस होती है। बाकी जो ऑयल्स की कैटेगरी में जो भी आते हैं क्या होते हैं? लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया सोल्यूबल आयर और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होना चाहिए? तो सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले शब्द क्या दिया गया है। तो सबसे पहले सोल्यूबल आयल दिया गया है, तो सोल्यूबल आय कितना होता है? 1 होता है, और पानी कितना होता है? 20 होता है। तो इसका रेशियो क्या होता है? 1:20 होता है। सोल्यूबल आयल 1 के अनुपात में, पानी 20 अनुपात में। इन दोनों को मिलाने से दूधिया हमें क्या प्राप्त होता है? मिक्सचर प्राप्त होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर सोल्यूबल आयल बेसिकली होता है। ठीक, अब अगर इसी को पानी पहले पूछ लिया जाए, सोल्यूबल आयल बाद में कर दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? वहां पर 20 पहले आ जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा। पानी और सोल्यूबल आयल, तो 20:1 का रेशियो। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना कि पहले कौन सा शब्द दिया गया है। नेक्स्ट, वर्नियर हाइट गेज को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है? विनिर्दिष्ट का मतलब उसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो वर्नियर हाइट गेज को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? तो उसके मेन स्केल की ऊंचाई से। ठीक, जो उसकी मेन स्केल होती है, जो बीम होती है ना, मेन स्केल जिस पर ग्रेजुएटेड होती है, तो कितनी ऊंची है मेन स्केल की ऊंचाई कितनी है? 150 mm है, 300 mm है, 450 mm है, 600 mm है, कितनी उसकी हाइट है मेन स्केल की, उसी के द्वारा क्या करते हैं? वर्नियर हाइट गेज को स्पेसिफाई करते हैं। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती? तो इसकी भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होती, जैसे कि वर्नियर कैलिपर की होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पाइप रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप रीमर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पाइप के मीन्स यहाँ पर पहले देखते हैं रीमर है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाइप के बाहरी व्यास को कम करने के लिए, तो गलत हो जाएगा। वर वगैरह को साफ करने के लिए, पाइप के अंदरूनी व्यास को बढ़ाने के लिए, फिर थ्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीमर के द्वारा व्यास को कम ज्यादा, यहाँ पर कम कह रहा है तो ये बाहरी व्यास, तो ये गलत हो जाएगा। थ्रेडिंग करने के लिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी बच रहा है कि बर्स वगैरह जो होते हैं उसको साफ करने के लिए, फिर अंदरूनी पाइप के अंदरूनी व्यास को बनाने के लिए। तो बेसिकली व्यास को बनाता नहीं, मीन्स जनरेट नहीं करता है। पाइप के व्यास को बनाएगा कौन? अंदरूनी व्यास को ड्रिल करके हम क्या कर सकते हैं? उसके होल को जनरेट कर सकते हैं। बनाने का सेंस है जनरेट करना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वर वगैरह को साफ करने के लिए, जो भी इंटरनल हमने ड्रिल किया, कोई ऑपरेशन किया, अब उसमें जो वर्स वगैरह रह गए उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पाइप रीमर का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट, हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के सामान्य कंपोजिशन। अब कई बार पूछा जाता है हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन क्या होता है? तो उसमें 18-4-1 टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम होता है। तो 18% क्या होता है? तो 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वैनेडियम की मात्रा उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है। इसी से मिलता जुलता पूछा जाता है 18/8 स्टील को क्या कहते हैं? तो इसे स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 18% यहाँ पर क्या होता है हमारा? निकिल होता है, और 8% क्रोमियम की मात्रा होती है। तो निकिल क्रोम स्टील को ही क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट, सूक्ष्मता कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, पहली बात मीट्रिक है, फिर वर्नियर है, फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीन्स वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर, मीट्रिक है। तो सबसे पहले अगर केवल माइक्रोमीटर पूछा जाए तो 0.01 mm, अगर वर्नियर पूछा जाए तो 0.02 mm। अगर दोनों साथ में आ जाता है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाती है? 0.001 mm हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मिल जाता है। ठीक, 0.001 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी जिग होती है? सैंडविच जिग। जब भी हमें पतली सीट, थिन सीट पर कोई भी ड्रिलिंग वगैरह करनी होती है, तो वहां पर किस जिग का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम प्रयोग करते हैं सैंडविच जिग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक कौन सा होता है? ऑप्शन निकेल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कॉपर। वैसे बात की जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा चालक कौन सा हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर 100% बात की जाए कि सबसे ज्यादा ताप
के सुचालक, विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो सिल्वर होता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, उसके बाद कॉपर आता है। चूंकि सिल्वर काफी महंगा होता है तो इसलिए उसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी आया था। कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए तो किसका प्रयोग किया था? शुष्क हवा का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, एल्युमिनियम और कॉपर के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है। ठीक। 0 to 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग करनी है, मीन्स उसमें जीरो एरर है कि नहीं है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो जो 0 to 25 mm वाला डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसकी जीरो चेकिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट पर इसे हम क्या करते हैं? जीरो रीडिंग खोलकर उस पर हम रखते हैं। अगर मान लीजिए उस जीरो में कंडीशन में वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है? उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होती। अदरवाइज उसमें क्या होती? एरर होती है, जिसको हमें क्या करना होता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तो 0 to 25 mm उसकी जीरो एरर कैसे चेक करेंगे? तो सरफेस प्लेट से चेक करेंगे। यही पूछ लिया जाए 25 से 50 mm का अगर माइक्रोमीटर, इसके जीरो एरर को कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए टेस्ट पीस आता है। 25 mm का टेस्ट पीस लेंगे, उसके द्वारा चेक करेंगे। 50 से 75 हो जाए तो उसके लिए 50 mm का टेस्ट पीस लेके या फिर स्लिप गेज लेके आप उसकी जीरो एरर को चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइल्ड स्टील के चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो माइल्ड स्टील के लिए कितना रखा जाता है? 55 डिग्री रखा जाता है। कास्ट आयरन के लिए पूछा जाए तो कास्ट आयरन के लिए कितना होता है? 60 डिग्री कटिंग एंगल रखा जाता है चिपिंग करते समय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थिम्बल स्केल का मान कितना होता है? हमने आपको ऊपर ही बताया था। जब यहाँ पर किसका पूछा जाए? थिम्बल का पूछा जाए तो वो बेसिकली उसके माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के ही बराबर होता है, 0.01 mm होता है। अगर आपसे क्या पूछा जाए? बैरल या फिर स्लीप पूछ लिया जाए तो उसका 0.5 mm उसका मीन्स एक ग्रेजुएशन की वैल्यू हो जाती है। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है? थिम्बल स्केल पूछा गया, तो थिम्बल की वैल्यू कितनी होती है? 0.01 mm होती है। जब पूछा जाएगा स्लीव और बैरल तो 0.5 mm की वहां पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक। तो किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? मान लीजिए हमारी कोई बेसिक साइज है, अब यहाँ पर हमने कंपोनेंट को फिनिश किया, ठीक, तो यहाँ पर दो आपकी लिमिट होती है, एक होती है लो लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। तो बेसिक साइज और लो लिमिट के बीच के जो यहाँ पर अंतर होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मीन्स लोअर डेविएशन या फिर न्यूनतम विचलन के नाम से जानते हैं। और बेसिक साइज और जो यहाँ पर अधिकतम लिमिट होती है, हायर लिमिट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे अपर डेविएशन या फिर उच्चतम विचलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम विचलन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अपर डेविएशन। ठीक। तो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड बेसिक साइज, तो क्या हो जाएगा? अपर डेविएशन या फिर उच्चतम विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ग्राइंडिंग के दौरान, ठीक, ग्राइंडिंग के दौरान फेस पर सॉफ्ट मटेरियल फंस जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो उच्चतर विचलन होता है इसको होल के लिए कैपिटल ES होता है, इसका मीनिंग होता है इकार्ट सुपीरियर। सॉफ्ट के लिए है तो स्मॉल ES होगा। ठीक। अगर यहीं पर न्यूनतम विचलन है तो उसे क्या कहते हैं? EI कहते हैं, इकार्ट इन्फीरियर। ठीक। EI स्मॉल में सॉफ्ट के लिए और कैपिटल में होल के लिए हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग के दौरान जो सॉफ्ट और फेस सॉरी ग्राइंडिंग के दौरान जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसके फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण क्या हो जाते हैं? उसके बीच में, एब्रेसिव के बीच में यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इस फंसने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे लोडिंग के नाम से जाना जाता है। और कई बार क्या होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो चमकदार हो जाता है उसका फेस और वो कटिंग बंद कर देता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को लोडिंग के नाम से ग्लेजिंग के नाम से जाना जाता है। और लोडिंग क्या होता है? जब भी उसके पोर में धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे लोडिंग कहते हैं। दोनों, चाहे वो ग्लेजिंग हो या फिर लोडिंग हो, इस दोनों को एक ही प्रकार के टूल साज सामान से इसको सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? मीन्स हमें क्या करना है? कोई डिजायर्ड फिट प्राप्त करनी, इच्छित फिट प्राप्त करनी, उसके लिए जो भी हम पार्ट बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डिफरेंस देते हैं, डेविएशन देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रखते हैं। तो जो जानबूझकर हम अंतर रखते हैं फिट को प्राप्त करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अलाउंस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस क्या होती है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस हमेशा क्या होती? एक ही पार्ट पर होती। सॉफ्ट पर होगी उसके लिए टॉलरेंस अलग होगी, सॉफ्ट के लिए भी टॉलरेंस अलग होती। बट जो अलाउंस होता है ये क्या होता है? मैचिंग कंपोनेंट के बीच में होता है। जब भी सॉफ्ट और होल्ड दोनों मिलते हैं तो वहां पर क्या आता है? वहां पर अलाउंस आता है। और टॉलरेंस हमेशा
सॉफ्ट पर भी हो सकती है, होल पर भी हो सकती है, इंडिविजुअल होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ड्रिल की सैंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर पाया जाता है। MT02 MT4 नंबर का जो यहाँ पर मोर्स टेपर होता है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी बेसिकली ड्रिल के लिए प्रयोग किया जाता है मोर्स टेपर। 0 से लेकर 7 नंबर तक 8 साइजों में मोर्स टेपर पाया जाता है। इसको MT कैपिटल M कैपिटल T के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, साइन बार की जो डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट की सेंटर लाइन होती है वो क्या होती है? तो बेसिकली ये क्या होती है? पैरेलल रखी जाती है। जो साइन बार की डेटम सरफेस होती है और उसकी जो कॉन्टैक्ट की सेंटर लाइन होती है क्या रखी जाती है? एक दूसरे के पैरेलल समानांतर बेसिकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का मेजरिंग स्टाइलस किसका बना होता है? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है उसका मेजरिंग स्टाइलस किसका बना होता है? तो बेसिकली डायमंड का बनाया जाता है। डायमंड के द्वारा उसके स्टाइलस को बनाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने रैपिड सुपर 50 रैपिड रिवीजन हमने 50 क्वेश्चन किया। क्या वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको क्लासेस की लगभग PDF उपलब्ध करवा दी जाती है। ठीक, और कोई भी डाउट है, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिलती रहे। और आपका कौन सा अपकमिंग एग्जाम है, किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर से अगले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।